हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पुराने सालों में आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस परीक्षाओं में जो एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उस सीरीज को स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से इस पुस्तक के बारे में, जो सामान्य विज्ञान के लिए है। इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों को जो आईएएस और डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस में पूछे गए उनको असेंबल किया है। लगभग 250 प्रश्नों को एक साथ असेंबल 250 प्रश्न पत्रों को एक साथ असेंबल करके उसके तकरीबन 3600 प्रश्नों को लेकर के चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। फिर उनको सब टॉपिकों में तोड़ा गया है। हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, या ये कहिए टेबुलर फॉर्म में या पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको नोट्स दे रखे हैं, डाटा दे रखा है, जिसको पढ़ने के बाद अगर हम एमसीक्यू लगाएं तो हमको आसानी रहेगी। उसके बाद हर एक एमसीक्यू को डिटेल में सॉल्व किया गया है। जहां जहां पे बीच बीच में जरूरत पड़ी है तो वहां पे एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद नॉलेज प्लस के नाम से भी और एक्स्ट्रा डाटा दे रखा है। उसके अलावा हम लोग भी जब पढ़ते चलेंगे तो बीच बीच में डाटा को एड ऑन करते चलेंगे। और अगर आपने ये पुस्तक खरीद ली है तो उसमें क्या करेंगे, उसी पुस्तक पे जब हम करते चलेंगे पढ़ते चलेंगे तो आप क्या करते जाइए, उस डाटा को बुक में ही ऐड करते जाइए। इससे आपके टाइम की बचत होगी और उस एक्स्ट्रा टाइम को आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू लगाने में खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता के चांस यहाँ पे बनते चले जाएंगे। ठीक है, आगे अब हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। हमने धीरे 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 करके अपनी फिजिक्स वाले पूरे एमसीक्यू की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है। परमाणु संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, परमाणु है क्या चीज, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो परमाणु वो छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो क्या यहाँ पे रहेगा परमाणु की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, परमाणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था नहीं हो सकती, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या करेगा, भागीदार होगा। इस तरह के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसके बारे में परमाणु की जो पहली संकल्पना है वो माइकल फेराडे साहब के द्वारा नहीं। देखिए, सबसे पहली जो संकल्पना है वो दी गई है महर्षि कणाद के द्वारा। लेकिन जब महर्षि कणाद ने एटम के बारे में बताया तो उन्होंने वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से नहीं बताया, बल्कि फिलोसॉफिकल तरीके से बताया कि भाई अगर जैसे रथ चलता है गर्मियों के दिनों में, तो रथ जब तेजी से चलेगा तो उससे क्या होगा, कुछ धूल के पार्टिकल ऊपर उड़ेंगे। धूल उड़ती है ना, उस एक धूल के पार्टिकल को ले लिया जाए और उसके 8 टुकड़े और कर दिए जाए, सबसे महीन पार्टिकल को उठा करके उसके 8 टुकड़े और कर दिए जाए, जो सबसे अंतिम छोटा टुकड़ा होगा वो परमाणु कहलाएगा। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो दुनिया की सबसे छोटी चीज होगी और ये पूरी दुनिया परमाणुओं से मिलकर के ही बनी हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि जो बात इन्होंने कही कणाद ऋषि ने, उन्हीं की बात को बाद में संस्कृत में से, जैसे जब भारतीयों के साथ यूरोपियंस का कनेक्शन बंध गया, उनके साथ कनेक्शन फिट हो गया, तो यहां से संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ यूरोप ले जाए गए और वहां पे जाके क्या किया गया, इन ग्रंथों को दोबारा से रीस्टडी किया गया। और वहां से एक टीचर हैं या कह सकते एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इसी तथ्य को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बोल दिया, थोड़ा सा प्रॉपर साइंस की लैंग्वेज में बोल दिया। उनका नाम है डाल्टन साहब। तो डाल्टन ने सबसे पहले संकल्पना दी वैज्ञानिक आधार पर। तो डाल्टन साहब ने यह माना कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण होगा, अविभाज्य होगा, मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते, इससे छोटा को छोड़ नहीं सकता है। तो ये तो कहा, महर्षि कणाद वाली बात कही यहाँ पे। तीसरी बात कही कि पूरी दुनिया परमाणुओं से ही मिलके बनी हुई है, ये भी महर्षि कणाद वाली बात है। लेकिन इन्होंने इसमें एक बात और अपनी तरफ से ऐड कर दी। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
इस प्रकार हम कहें कि परमाणु की वैज्ञानिक संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो वो डाल्टन साहब के द्वारा दी गई, या ये कि ये परमाणु का पहला मॉडल डाल्टन के द्वारा दिया गया। परमाणु में बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए तो इनमें पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, तो डाल्टन वाला जो मॉडल था उसमें सुधार किया गया। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई, और 3 ऐसे पार्टिकल पाए गए जिनके द्वारा परमाणु प्रॉपर तौर पे बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार ये तीनों परमाणु के मूल कण कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इनके क्या आवेश हैं, इनकी खोज किसने करी है। देखिए सामान्य तौर पर इनके खोजकर्ताओं के नाम पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके लिए नॉर्मली ई सिंबल यूज किया जाता है, या -1 0 ई सिंबल यूज किया जाता है। तो -1 जो नीचे जो चीज है वो आवेश को शो करती है, क्रम संख्या को शो करती है। ऊपर जो ये 0 लिखा हुआ है ये द्रव्यमान को शो करता है, और ई इसका सिंबल हो गया। इस पर -1 या ऋण आवेश होता है, जो 1.6, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऐसा हो सकता है कि कभी पूछ ले, लेकिन आईएएस इस तरह के फैक्चुअल डाटा से बचता है, सामान्य तौर पे नहीं पूछा जाता है। हाँ, स्टेट पीसीएस में इस तरह की, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पे प्रॉपर संभावना बन सकती है कि आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, अब ऐसे भी पूछ सकता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, अथवा और ऑप्शन डी दे सकता है निम्न में से कोई नहीं, या फिर एग्जैक्ट डाटा पूछ सकता है आपसे। इनके खोजकर्ता के बारे में अगर हम बात करें तो जे थॉमसन साहब ने इसकी खोज करी, और इसकी स्थिति क्या होती है, जैसे ये हो गया नाभिक, इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर चक्कर काटता रहता है। तो इसकी स्थिति क्या होती है, नाभिक के बाहर होती है। प्रोटॉन की बात करें तो इसे P से डिनोट करते हैं, इसे 1 1 से डिनोट किया जाता है, मतलब इसका भार 1 माना जाता है, इसका क्रम 1 माना जाता है। इस पर +1 धनावेश होता है, अर्थात 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम धनावेश होता है। ये नाभिक के अंदर रहता है, और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। अब देखिए रदरफोर्ड वाले केस पर आके, प्रोटॉन वाले केस पर आके मामला फंस जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, नाभिक की खोज करी है। अब आपको क्या मिलेगा, बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया है, प्रोटॉन की खोज करी है। जिस किताब में ये लिखा हुआ है वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इन्होंने नाभिक की खोज करी और प्रोटॉन की, भाई नाभिक की खोज करेगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन की सटीक परिभाषा दी। लेकिन इनसे तकरीबन 20 साल पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्ड स्टीन। आप तमाम सारी किताबों में देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने करी है, तो गोल्ड स्टीन लिखा हुआ आएगा। गोल्ड स्टीन साहब ने कैनाल किरणों की, या कैनाल किरण के रूप में प्रोटॉन की खोज करी। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, कभी ऐसा फंस जाए केस कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दे रखे हो, तो आपको फिर गोल्डस्टीन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, नाभिक की खोज किसने करी, तो रदरफोर्ड सिंगल ऑप्शन है। लेकिन अगर प्रोटॉन के बारे में पूछता है तो गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है, तो क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन को डिफाइन किया, उसकी परिभाषा की, तब आप रदरफोर्ड लगाएंगे। नॉर्मल अगर पूछ रहा है तो नॉर्मल रदरफोर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में फंस जाते हैं, उस टाइम पे आपको गोल्डस्टीन लगाना पड़ेगा। 1 से 2 आयोगों के क्वेश्चन में ऐसा माना भी गया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है गोल्डस्टीन सही है। उसकी वजह यह है कि कैनाल किरण के रूप में ऑलरेडी 20-22 साल पहले उन्होंने खोज कर दी थी। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने उसको प्रॉपर नाभिक के रूप में डिफाइन किया कि हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है, सामान्य हाइड्रोजन का, वो एक प्रोटॉन होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन रदरफोर्ड साहब ने दी, तो ये भी लिखा हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब न्यूट्रॉन की बात करें, ये ऐसा पार्टिकल है जिसमें कोई आवेश नहीं होता, इसका इसलिए नंबरिंग 0 दिखाई गई है, और द्रव्यमान इसका 1 दिखाया गया है। कोई आवेश नहीं होता है। इसकी खोज चैडविक साहब ने करी थी, और ये भी कहां रहता है, नाभिक के अंदर ही रहता है। आप सामान्य इसको इस तरीके से याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ईट और आपके पर
नाच। ई इलेक्ट्रॉन हो गया, टी थॉमसन हो गया, पी प्रोटॉन हो गया, आर से रदरफोर्ड हो गया, एन से न्यूट्रॉन या एन से न्यूट्रॉन हो गया, और सी एच से चैडविक हो गया। तो ईट पर नाच आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप आपके सामने ऑप्शन रहेगा तो आपको ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा कि इनमें से कौन किसका खोज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से बात होती है परमाणु मॉडल के बारे में। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि भाई जो डाल्टन साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, डाल्टन साहब ये कह रहे हैं कि परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु को तोड़ नहीं सकते, परमाणु से सारी दुनिया बनी हुई है और परमाणु कैसा है, अनावेशित है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन साहब ने कर दी, यहां से गड़बड़ी हो गई कि भाई एक बात बताइए, परमाणु को तो तोड़ा नहीं जा सकता था, जब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कैसे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी चीज के अंदर कब हो सकता है, जब वो चीज कैसे होगी, या तो खोखली हुई होगी या टूटी हुई होगी। इसका मतलब परमाणु से भी छोटी कोई चीज पॉसिबल हो सकती है, उस चीज का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन ये बात उनकी सही थी कि परमाणु उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश वाला है। तो थॉमसन साहब ने ये कहा कि जिस तरह से तरबूज होता है और उसमें बीज होते हैं जगह जगह पे, ऐसे ही पूरा परमाणु है एक तरबूज की तरह, उसमें जगह जगह पे जैसे तरबूज में बीज हैं, ऐसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन है जगह जगह पे। अब फिर तरबूज में आप देखेंगे तो लाल रंग का उसमें क्या भरा रहता है, पदार्थ या गूदा भरा रहता है। वैसे ही यहाँ पे तरबूज की तरह ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या धना आवेश भरा रहता है। इनके मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया या क्रिसमस पुडिंग का मॉडल कहा गया। वो दोनों की संरचना एक जैसी होती है। फिर रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, थॉमसन साहब के स्टूडेंट हैं रदरफोर्ड साहब। अब रदरफोर्ड साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया, एक अल्फा कण एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पाया कि अगर एक एटम के अंदर अगर हम अल्फा कणों की बौछार करें, अल्फा कण अगर हम निकालें, तो सारे के सारे अल्फा कण जो हैं वो सीधे सीधे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे अल्फा कण हैं जो वापस लौट के जहां से हमने भेजे थे वही वापस लौट के आ जाते हैं। अल्फा पार्टिकल एक धनात्मक पार्टिकल होता है। अगर कोई धन चीज, अभी ये क्या बोल रहे थे कि तरबूज के समान उसमें सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह बिखरा हुआ है, जैसे तरबूज में लाल रंग बिखरा होता है। इन्होंने कहा कि अगर इसमें सारे के सारे परमाणु में लाल रंग बिखरा होता, इसमें सारे के सारे में धनावेश होता, तो धन और धन एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अल्फा पार्टिकल कभी भी परमाणु में एंटर कर ही नहीं सकता था। अगर अल्फा पार्टिकल अंदर होके गुजर गया, इसका मतलब पॉजिटिव चीज अगर गुजर करके जा रही है तो परमाणु कैसा है, परमाणु पूरी तरह से खाली है, खोखला है। बस एक छोटी सी जगह है जहां से ये पॉजिटिव चीज लौट के आ गई है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लौटा सकता है, इसलिए ये जगह क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस पॉजिटिव जगह को उन्होंने नाम दिया नाभिक। उन्होंने कहा कि पूरा जो परमाणु है वो खोखला है, लेकिन उसके केंद्र में एक छोटी सी जगह है जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज केंद्रित है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने नाभिक की खोज कर दी। एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया। और इनका जो मॉडल है वो कहलाया कि जैसे सूरज बीच में है और जो ग्रह हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही हमारे परमाणु में भी क्या होता है, नाभिक बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह लगातार उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए इनके मॉडल को कहा गया सोलर सेलर सोलर सेलर ने सोलर फैमिली मॉडल। हमारा जो सौर परिवार है उसके मॉडल के समान इनके मॉडल को मान लिया गया। लेकिन 2 साल बाद ही एक नया मॉडल आया, बोर साहब ने एक मॉडल दिया। और एक्चुअली क्या हुआ कि भाई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उससे आवेश लगातार क्या होना चाहिए, या ये कह सकते हैं उससे लगातार ऊर्जा निकलनी चाहिए। तो लगातार ऊर्जा निकल रही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार धीरे 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 कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी एक आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें से वैद्युत चुंबकीय तरंगें, या प्रकाश या माइक्रो तरंग या आप कह सकते हैं रेडियो तरंग, इस तरह की तरंगें उसमें से जरूर निकलती हैं।
अब अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो धीरे धीरे इनकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, नाभिक में गिर करके खत्म हो जाएंगे। अब नाभिक में गिर के अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, या ये कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके खत्म हो जाएगा मामला, तो पूरा ये तो एटम ही खत्म हो गया। इस तरह से तो अब तक सारे के सारे एटम खत्म हो जाते, और एटम खत्म हो जाते तो भैया दुनिया कैसे चल रही है? क्योंकि डाल्टन ने तो ये कहा, कणाद ऋषि ने ये कहा कि पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? परमाणु से मिलकर बनी हुई है, और उनकी बात सही भी है। इसका मतलब परमाणु खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी अपनी बात कहने में। तो उनकी उस गड़बड़ी को सुधारा बोर नाम के साइंटिस्ट ने, नील्स बोर ने, और उन्होंने ये बताया कि परमाणु की हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, कुछ फिक्स कक्षाएं होंगी जिनका कोणीय संवेग क्या होगा? निश्चित होगा, जिनका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर होगा। सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है कोई इलेक्ट्रॉन, और जब इस तरह की फिक्स कक्षा में घूमेगा तो उसमें से कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि किसी कक्षा में ऐसा नहीं है कि एक कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक कक्षा में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2 दूनी 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में 3 गुणा 3 मतलब कि 9, 9 दूनी 18, तीसरी कक्षा में 18, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, मतलब हर एक कक्षा का एक ऊर्जा स्तर है। जब नीचे की कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और ऊपर वाली कक्षा से नीचे आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा? एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। इस तरीके से क्या हुआ? मॉडल्स आए। इसके बाद एक मॉडल और आता है जिसे समरफील्ड का मॉडल कहते हैं। तो नील बोर है वो क्या मान रहे हैं कि वो मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से वितरित है, मतलब अगर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक साथ नहीं रहेंगे बल्कि दूर दूर रह रहे होंगे। और समरफील्ड इसमें क्या सुधार कर देता है? समरफील्ड आता है ऑर्बिटल थ्योरी को, तो वो ये कह देता है कि भाई देखिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं होंगे, एक कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो बादलों के रूप में या झुंड के रूप में रह रहे होंगे, और जब झुंड के रूप में रह रहे होंगे, इसका मतलब ये जो थ्योरी है बोर साहब की कि एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा एक यहां होगा, उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। पहली कक्षा में क्या होगा? एस, पी, डी और एफ का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो बोले पहली कक्षा में सिर्फ एस होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक चैम्बर में एक साथ होंगे, तो झुंड के रूप में रहेंगे। पी में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एफ में क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से झुंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे पूरी कक्षा में। ऐसे नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, नहीं, एक प्रॉपर जगह होगी, एक प्रॉपर झुंड टाइप का होगा, उसको ऑर्बिटल नाम दिया गया, कक्षक नाम दिया गया। तो कक्षा में भी कुछ निश्चित जगह होंगी जिनको कक्षक कहा जाएगा, उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन आपको पाया जाएगा। तो एक जो लास्ट मॉडल है, समरफील्ड मॉडल है, उस मॉडल को अंतिम मॉडल माना जाता है, और उसके बाद परमाणु की पूरी व्याख्या कर दी गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु संख्या के बारे में और द्रव्यमान संख्या के बारे में। देखिए, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब सामान्य तौर पर क्यों कि एक परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन ये जो प्रोटॉन वाली डेफिनेशन है ये ऑथेंटिक मानी जाती है। अब अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या के बारे में, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को, तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हटा देंगे, तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या पता लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
परमाणु के अवलक्षणों की बात करेंगे तो भाई परमाणु में आखिर इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। अभी हमने समरफील्ड के मॉडल की बात करी थी। समरफील्ड का मॉडल कुछ इस तरह से है कि ये नाभिक हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक झुंड के रूप में यहाँ कहीं होंगे, दूसरी कक्षा होगी तो उसमें मान लीजिए यहाँ एक झुंड होगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, 2 का यहाँ हो गया। फिर कह रहा है कि एक झुंड यहाँ पे कहीं घूम रहा होगा जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो आखिर ये भरे कैसे जाएंगे, उसके लिए एक नियम है जिसका नाम है ऑफ बाउ का नियम या ऑफ बाउ का सिद्धांत। ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है, इसका ऑफ बाउ का मतलब होता है भरना। तो ये सिद्धांत किस आधार पर कहता है कि कक्षकों की जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उनको इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिसकी ऊर्जा सबसे कम है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो जब 1s भर चुका होगा उसके बाद दूसरी कक्षा का 2s भरा जाएगा, उसके बाद दूसरी कक्षा का 2p भरा जाएगा, उसमें जब सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे फिर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा तो तीसरी कक्षा के 3s में भरा जाएगा। दोनों जब यहाँ पे भर जाएंगे, अगर फिर भी एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बच रहा है तब वो 3p में जाएगा। इसी प्रकार से अगर और भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है तो 4s में जाएगा, फिर 4d में जाएंगे, फिर 4p में जाएंगे, फिर 5s में जाएंगे। फिर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये क्रम जो याद करना है ऐसे रट करके ये बड़ा मुश्किल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s, फिर उसके नीचे 2s, अब दूसरी कक्षा में p स्टार्ट हो जाता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर तीसरी कक्षा में d स्टार्ट हो जाता है, फिर 4s, फिर 4p, फिर यहाँ पे 4d होगा, चौथी कक्षा में f भी स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से अब एक तीर लीजिए, टेढ़ा करके उसको चलाइए, इस तरीके से चलाइए, ऐसे टेढ़ा तीर चलता आएगा और ये गया इधर, ये फिर इधर आया, यहां से गया ये इधर, फिर ये इधर आया, फिर ये यहाँ पे 5s में जाएगा और इस तरीके से ये लगातार घूमता रहेगा। और इस तरीके से आप देखिए यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे रट नहीं सकते इस चीज को तो मत रटिए, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से याद कर लीजिए। नहीं भी याद कर सकते हैं तब भी सिविल सर्विस के लिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनों को भर के दिखाइए कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये चीजें नीट, आईआईटी वगैरह या जो हमारे इंजीनियरिंग और जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं उनमें काम आती है। अगर आपको जनरली थोड़ा सा आइडिया है तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सब्जेक्ट पे आपकी जितनी बेहतर पकड़ होगी उतनी ज्यादा अच्छी बात है। नहीं भी याद कर पाते हैं तब भी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप इसको इस तरीके से अगर याद भी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अब हुंड का एक नियम है, हुंड एक साइंटिस्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई अधिकतम बहुलता का नियम है उनका। तो बस आप एक तो ऑफ बाउ का याद रखिएगा कि ऑफ बाउ ने क्या कहा है, तो सिर्फ इनकी थ्योरी याद रखिए। कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, वो कह रहे हैं कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्म तब तक नहीं हो सकता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट पी में भरा जाना है, तो पी में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 4 बची है पी में भरने के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करते करते मान लीजिए हम 2p पे आ गए। अब हम भरते हुए यहाँ 2 भर दिए, फिर हमने यहाँ 2 भर दिए, 4 ऑलरेडी खर्च हो गए। मान लीजिए इसका नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 हमने ऑलरेडी यहाँ खर्च कर दिया, हमारे पास 4 ही बचे, तो यहाँ पे पी में कितने भरेंगे हम, 4 भरेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि एक हर एक, ये यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए उपकोष की जब बात कर रहा है तो कोष हो गया, ये उपकोष मतलब इस वाले एक खाने की बात कर रहा है, तो हम ये एक तो ये तरीका है ऐसे करके भर दें, 4 भर गए, हमारी बात खत्म। नहीं, हुंड ये कह रहा है ऐसे नहीं भरा जाएगा, ये गलत है। भरा कैसे जाएगा भाई, तो भरा ऐसे जाएगा भैया, पहले 1 भर दिया, फिर इसमें 1 भर दिया, फिर इसमें 1 भर दिया। अब आपके पास अगर और बच रहा है फिर वो क्या करेगा, तब जाके उसका पेयर बनेगा। ये तरीका है भरने का। तो सबसे पहले कोशिश करी जाएगी कि कोई भी खाना खाली ना छूट पाए। अगर फिर भी बचता है तब उसका क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक बाकी पूरे नहीं भर जाते हैं।
यही क्या कहलाता है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहलाता है। तो अगर आपको इस फॉर्म में, ये लैंग्वेज फॉर्म में याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको इस रूप में याद कर लीजिए कि किसी भी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले होगा, इलेक्ट्रॉन अगर बचेंगे तो बाकी फिर पेयरिंग के रूप में उनको भरा जाएगा। यही हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वांटम संख्याओं के बारे में। एक्चुअली देखिए अब क्या है, काफी बड़ी चीज बनती चली जा रही है। एक तो नाभिक हो गया, उसके चारों तरफ कोई कक्षा है, ठीक। फिर उस कक्षा में भी क्या है, एक कोई कोष है, कोष है, कोष के जैसे मान लीजिए हम एस कह रहे हैं यहाँ पे। फिर उसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ घूमता हुआ। ये जो हम इस तरह से तीर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में, एक अगर मान लीजिए ऐसे करके घूमेगा तो दूसरा जस्ट अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूमते हैं। ये चिन्ह बस ये शो कर रहे हैं कि दोनों अपोजिट घूम रहे हैं। इसका मतलब हमने अभी जो चित्र बनाया है, इससे चार चीजें इंडिकेट हो रही हैं। इस इंडिकेशन को क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहा जाता है। तो क्वांटम संख्या वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन, उसका घूर्णन इत्यादि के बारे में बताती है। तो क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से डिनोट किया जाता है। ये स्थिति और ऊर्जा से के बारे में बताती है, अर्थात ये कक्षा के बारे में बात करती है, ठीक है। फिर होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को L से डिनोट किया जाता है। ये उपकोष के बारे में बताती है, अर्थात ये S, P, D या फिर F में होगा इलेक्ट्रॉन। पहली N ने क्या बता दिया, आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, ये बता रही है। दूसरी जो क्वांटम संख्या है, जिसको हम दिगंशी क्वांटम संख्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए पहली कक्षा में है, लेकिन पहली कक्षा में कहां होगा, ये आपको बता रही है। तीसरी जो हमारी क्वांटम संख्या है, उसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसको m से डिनोट करते हैं। ये बताती है अभिविन्यास से कि s में तो सिर्फ क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास होगा, लेकिन p जो उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां होगा, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर इनमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा। इस चीज को मतलब उपकोष के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने वाली चीज क्या कहलाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। तो ये फर्दर ये बता देती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला होगा। अब चक्रण क्वांटम संख्या है, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ये एस से डिनोट की जाती है। ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। जैसे इस वाले फेज में या इस वाले फेज में भी आप देख सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक घड़ी की दिशा में घूमता है तो दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। ये बताती है कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है, क्या वो पॉजिटिव घूम रहा है या फिर वो नेगेटिव घूम रहा है। इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का घूर्णन किस दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जानकारी के बारे में बात करने वाली चीजें ही क्या कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। हमने ये देख लिया मोटा मोटी कि भाई पूरा परमाणु है क्या, खोज किसने करी, क्या थ्योरीज आई, अंदर का मटेरियल उसका कैसा है, क्या क्या है उसमें, उसके बारे में बात करने के बाद अब क्वेश्चनों की बारी आती है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग कहलाता है। हमने अभी पढ़ा था, ये जो पॉजिटिव भाग है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और इसको नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो ये कह रहा है जो पूरा पॉजिटिव पार्ट है वो क्या कहलाता है, तो पूरा पॉजिटिव पार्ट नाभिक कहलाता है, ठीक है। नाभिक के अंदर अगर पूछता क्या क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कहता नाभिक के बाहर क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अव्यवस्थित रूप से न्यूक्लियन, ये वर्ड आप याद कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पूछ सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियन। स्टेट पीसीएस में यूपीएससी इस तरह से नहीं पूछता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन
प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूल कण है और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जिसके कारण नाभिक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और लेकिन वो क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? अभी हमने ईंट पर नाच की बात करी थी, तो थॉमसन साहब ने खोज करी इलेक्ट्रॉन के बारे में, रदरफोर्ड साहब ने खोज करी नाभिक के बारे में और प्रोटॉन के बारे में, न्यूटन साहब ने खोज करी बल के बारे में, गति के नियमों के बारे में, गुरुत्व के बारे में, प्रकाश के बारे में। बात करें चैडविक साहब की, तो इन्होंने खोज करी, इनको जरूरत क्या पड़ गई कि रदरफोर्ड ने जो कैलकुलेशन करी थी वो सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल के लिए करी थी। अब रदरफोर्ड की कैलकुलेशन के हिसाब से नाभिक हल्का आ रहा था। अब बार बार जब चैडविक साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जो नाभिक का भार था वो ज्यादा निकल के आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार देखिए, पॉजिटिव चीज के अलावा इसमें कुछ और भी होना चाहिए जो पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन उसमें मास तो है, क्योंकि एक्स्ट्रा मास में जब भी कैलकुलेशन कर रहा हूं मुझे एक्स्ट्रा मास मिल रहा है। उसी एक्स्ट्रा मास को उन्होंने, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, इसको न्यूट्रॉन कह दिया। तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज करी। ठीक है, 1932 में ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं और 1932 में इनकी खोज करी थी, तो इसलिए 1935 में क्या मिला, नोबेल प्राइज उनको दिया गया था। ठीक है, अब कारण आप समझ गए कि अल्फा पार्टिकल वाला जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बार बार गड़बड़ आ रही थी, तो उस गड़बड़ को सुधारने के लिए एक नए पार्टिकल की खोज हो गई जिसको न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जो आरएएस और आरटीएस प्री में पूछा गया है, मतलब राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? अभी हमने बात करी थी कि भाई जो नाभिक है वो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, इसकी खोज करी है किसने? रदरफोर्ड साहब ने करी है। जैसे हम इसको लौट के भी देख सकते हैं, देखिए, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, रदरफोर्ड साहब ने नाभिक और प्रोटॉन की खोज करी, इस तरीके से। अब यही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है। रदरफोर्ड साहब की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, नाभिक की खोज कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी, अल्फा कण एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने अल्फा बीटा गामा के बारे में भी इन्होंने क्या करा, इनके गुणों के बारे में बताया या इनको एक्सप्लेन किया। बहुत सारी चीजें हैं। अल्फा कण एक्सपेरिमेंट अगर बात करें तो वो भी इन्होंने ही किया। अल्फा कण एक्सपेरिमेंट में अगर और डिटेल में जाने लग जाए पीसीएस में, तो उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। गोल्ड की जो पतली पन्नी टाइप की बना करके, गोल्ड ऐसी धातु है जिसकी सबसे पतली चद्दर बनाई जा सकती है, तो उन्होंने गोल्ड का प्रयोग किया था। ये रदरफोर्ड साहब थे। डाल्टन साहब की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, परमाणु की खोज करी, या ये परमाणु के बारे में सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बोला। आइंस्टीन साहब की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने E इक्वल MC स्क्वायर की बात करी। इन्होंने ये बताया कि प्रकाश क्या होता है, सबसे तेज चलता है, इससे ज्यादा कोई तेज चीज चल नहीं सकती है। इन्होंने ये भी बात करी कि भैया गुरुत्वीय तरंगें क्या होती हैं, इनके बारे में भी इन्होंने बात करी। और इन्होंने बात करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी इन्होंने बात करी थी। तो टोटल कई सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही आइंस्टीन साहब को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक घटना के लिए या किस एक एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन साहब को दिया गया था। इनका जो मेन काम है, अगर इनका देखा जाए कि दुनिया में एकदम से फिजिक्स को इन्होंने एकदम से चेंज कर दिया, वो सापेक्षता का सिद्धांत था, लेकिन उसके लिए नोबेल नहीं दिया गया। थॉमसन साहब की बात करें तो थॉमसन साहब ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। मिल्कन वो साइंटिस्ट है, अगर यहां से अलग हम टॉपिक से हटके बात करें तो मिल्कन ने क्या किया था, मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज या आवेश की गणना की।
ये पूछा भी गया है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बूंद एक्सपेरिमेंट किया था जिसके द्वारा ये गणना की गई। ठीक है, अब बात क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया है तो यहाँ पे इसको कर देंगे, लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि अगली बार यही क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इसलिए अगर इनमें से मान लीजिए कोई और भी किसी साइंटिस्ट को लेकर के वो पूछता है तो ये डाटा आप क्या कर लीजिए, एड ऑन कर लीजिए बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी इस बात को हम कर चुके हैं एक्सप्लेन, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन करके चला करिए, क्योंकि कई बार क्या पूछेगा सही है। हम अगर मान लीजिए अधिकतर क्वेश्चनों में सही है पूछेगा, निम्न में से कौन कथन सही है, लेकिन जैसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन उसने सही के पूछ रखे हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन क्या करेगा, नहीं के पूछ लेगा। अब हमारा माइंड क्या कर रहा होता है उस टाइम पे जब हम एमसीक्यू लगा रहे होते हैं, जहां पेपर हॉल में बैठे होंगे, ताबड़तोड़ हम पढ़ते चले जाते हैं, और क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सही है सही है सही है वाले निकलते हैं, तो सही नहीं है तो हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और उस चक्कर में पहला ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो सही स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसको टिक करके निकल लेते हैं, जबकि असल में पूछ रहा होता है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं और प्रोटॉन नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। भाई ये तो गलत हो गया ना मामला। असल में है क्या उसकी संरचना, प्रोटॉन अंदर रहेगा, न्यूट्रॉन बाहर रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। ये है एक परमाणु। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे के विरोधी है, ये तो नहीं रह सकते नाभिक में। कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो बिल्कुल यही बात होती है। कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में होते हैं, तो भाई सब नाभिक में रहेंगे तो कक्षाओं में कौन घूमेगा, ये भी सही नहीं है। ठीक है, कारण समझ गए। बस अब आपको ये नहीं रटना है, आपको क्या करना है, बस एक इस तरीके से फिगर बना लेना है, जहां पे थ्योरी हमने पढ़ी है वहां पे बनाया भी है मैंने ये, इस फिगर को आप बना लीजिए, इससे आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। देखिए अभी हमने एक संरचना बनाई थी कि प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसका मतलब ये तीन पार्टिकल तो क्या है, परमाणु कण है या परमाणु के मूल कण है। तो ये मूल कण हो गया, ये मूल कण हो गया और ये मूल कण हो गया। हमसे पूछा था नहीं है, तो भैया जो भी बचेगा वही क्या हो जाएगा, नहीं वाला उत्तर हो जाएगा। तो ये फिगर फिर से हमारे काम में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्या, ड्यूट्रॉन एक अणु परमाणविक कण नहीं है, यह एक स्थिर कण है, स्टेबल पार्टिकल है। अणु परमाणविक प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणविक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, या इनको आप मूल कण के रूप में याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। मूल कण कौन है, मूल कण तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, मूल कण नहीं होंगे। ठीक है, आगे हालांकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे पार्टिकल फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी और भी चर्चा करेंगे डिटेल में, कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो इनसे भी छोटे होते हैं। ठीक है, ग्लूऑन वगैरह की हम बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक की बात हो रही है, फिर से वही फिगर आपके काम आएगा। प्रोटॉन होता है, उसके साथ न्यूट्रॉन रहता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो कह रहे हैं नाभिक में कौन रहता है, तो नाभिक में दो चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां कहीं भी ये ऑप्शन में हमें दिख जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन की भी बहुत जरूरत नहीं है, बार बार वही बेसिक चीज है, उसी बेसिक चीज को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम ये भी कह चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जो नाभिक में कण निवास करते हैं उनको न्यूक्लियॉन कह दिया जाता है। अगर आप बात करें कि न्यूट्रॉन असल में क्या है, तो न्यूट्रॉन असल में कुछ नहीं है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज दोनों खत्म हो जाते हैं, तो न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज हो जाता है। तो यही असल में न्यूट्रॉन होता है, और कुछ अलग चीज नहीं है। ये स्थायी कण होता है, ये स्थायी कण होता है, और ये लगभग क्या होता है,
अस्थायी कण होता है। इनके एंटी पार्टिकल भी होते हैं, जैसे पार्टिकल हो गया, एक अगर मान लीजिए अच्छा है तो एक उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट रूप होगा, एक बुरा रूप होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल अगर हम प्रतिकण की बात करें, एंटी पार्टिकल की बात करें, तो न्यूट्रॉन का तो क्या होता है, न्यूट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन क्या होता है, अपोजिट पार्टिकल होता है। और इसकी बात करें तो इसका पॉजिट्रॉन होता है। हो सकता है आगे चल के कहीं जरूरत पड़े, नहीं भी पड़ेगी तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया अगर रहेगा ज्यादा अच्छी बात है, हो सकता है पूछ सकता है। आगे कह रहा है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। भाई द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन अंदर रहते हैं, न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो ये क्या होती है, यही तो होती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब P प्लस एन। और अगर परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या बराबर क्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो कहीं भी जहां कहीं भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या की बात हो जाएगी वही हमारा हो जाएगा। कह रहा न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली संख्याओं की बात है रही। यहां पे क्या कह रहा है, कुल द्रव्यमान की बात हो रही है, नहीं केवल संख्या की बात हो रही है। हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, ऐसा भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत पूछा है उसने, तो इसका मतलब बाकी तीन क्या होंगे, सही होंगे, एक गलत होगा। बीपीएससी में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए उसमें ई ऑप्शन करके आ रहा है, लेकिन अभी आप जब 2024 में पेपर देने जाएंगे तो ये ऑप्शन अब गलत, अब ये नहीं आएगा। अब क्या होगा, चार ही ऑप्शन में आपको मिलेंगे, मतलब अब जो बीपीएससी के पेपर होंगे वो भी बाकी आयोगों की तरह चार ऑप्शन वाले होंगे। तो आपको एक ये अतिरिक्त माथापच्ची वाला जो ऑप्शन होता था वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। बात तो देखिए सही है, मोटा मोटी तो बात सही है, लेकिन टेक्निकली इसमें एक फॉल्ट है। नहीं भाई, अंदर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। अब ये कहीं नहीं कहा गया कि इसमें अंदर प्रोटॉन 3 है, बाहर इलेक्ट्रॉन 10 घूम रहे होंगे, तो कुछ भी हो सकता है ना इस सेंटेंस के हिसाब से। इसका मतलब यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी को देख लेते हैं, अभी चलिए मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता ये सही है कि नहीं है, बाकी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबलेशन है वो ये होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव होता है और उसका द्रव्यमान लगभग 0 मान के चलते हैं। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में और कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। समस्थानिकों के बारे में जब हम आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं तो आइसोटोप्स का प्रयोग बिल्कुल आपको अगर याद होगा तो हमने परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात करी थी, तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे भैया, यूरेनियम 233 का यूज कर रहे थे। बार बार जिक्र आ रहा था जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, हम यूरेनियम 235 का भी प्रयोग कर रहे थे और यूरेनियम 238 का भी प्रयोग कर रहे थे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। आपको बार बार याद आ रहा होगा, हम भारी जल की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, सामान्य हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसका मतलब यही तो था D2O, भारी जल। इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है ये भी एकदम करेक्ट है। अगर ये तीनों ही बात करेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसी ऑप्शन पे हमको क्या होना चाहिए, फिर डाउट होना चाहिए। और एग्जैक्टली ये जो मोटा मोटी ये बात जो लिखी हुई है ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पर एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो इसमें संख्याओं के बारे में नहीं कहा गया है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, एकदम बराबर होने चाहिए, तब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट होता।
अब क्योंकि एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे बढ़े। हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, फिजिक्स वाली क्लास में फिर से लौट के हम चलते हैं, रिवीजन करते हैं पुरानी चीजों का। तो हमने वहां पे एक संस्था पढ़ी थी सर्न नाम से, हमने ये क्वेश्चन भी देखा था, बीपीएससी में पूछा गया था कि सर्न जो नाम है क्या वो इंग्लिश नाम है या फ्रेंच नाम है, तो वहां पे हमने पढ़ा भी था कि ये फ्रेंच नाम है। यूरोप में एक एजेंसी है सर्न नाम से जो जेनेवा के पास स्थित है, और इसने लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नाम से एक मशीन बना रखी है जो 27 किलोमीटर परिधि में स्थित है। उसमें क्या किया गया कि प्रोटॉनों को आपस में टक्कर करवाई गई और वहां से एक पार्टिकल की खोज करी गई। क्योंकि हमारे एस एन बोस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह के पार्टिकलों की नींव रखी थी, तो इसलिए ऐसे पार्टिकलों को बोसोन कहा जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पीटर हिग्स, तो उन्होंने क्या किया था, उस एक पार्टिकुलर बोस साहब ने तो क्या किया था, उस तरह के जितने भी पार्टिकल होंगे सबके कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया था। लेकिन हिग्स बोसोन ने एक खास पार्टिकल के बारे में कुछ कहा था, तो इसलिए दोनों के नामों को मिला करके बोल दिया गया हिग्स बोसोन। इसी पार्टिकल की खोज के लिए 2013 में खोज किसने करी थी, सर्न ने। किसमें करी थी, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में। अब भैया 2013 में पीटर हिग्स साहब को क्या कर दिया गया था, नोबेल प्राइज दे दिया गया था। अब इसी पार्टिकल को, जिसको हम हिग्स बोसोन के नाम से जानते हैं, इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। मतलब देखिए गॉड का क्या मतलब है हमारी जिंदगी में, गॉड का मतलब है ऐसी चीज जिसके बिना ये संसार पॉसिबल ही नहीं है। तो गॉड पार्टिकल वो चीज है जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है। ये अगर नहीं होगा तो किसी भी कण में द्रव्यमान नहीं होगा। अगर जिंदा हैं तो किस वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान ही नहीं रहता तो यहां से हवा की तरह उड़ गए होते। हवा की तरह भी नहीं, हवा भी लौट के आती है पृथ्वी पर सिर्फ द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान नहीं होता तो जीवन ही पॉसिबल नहीं होता। और ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये तो भाई गॉड की करामात होती है ना। इसलिए ऐसे पार्टिकलों को क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल कह दिया गया है। ओके, तो इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, गॉड कण या गॉड पार्टिकल रख दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड या 94 प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर 242, और परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या बराबर ये जो नंबर दिया होता है ये परमाणु संख्या के बराबर होता है। हम न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर जानते हैं, और यही क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब कि 242 में से अगर 94 घटा दिए जाएं तो जो भी नंबर बचेगा, कितना, 148 बच जाएगा भाई। सीधे 12 में से 4 घटाएंगे, पीछे 8 आना चाहिए। इसी ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो बाकी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, ठीक है, 148 हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18 है। भैया न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बता रहा है, 20 बता रहा है। पूछ रहा द्रव्यमान संख्या क्या होगी। हम ये जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम ये भी जानते हैं कि डाल्टन साहब ने ये कहा था कि परमाणु चुंबकीय वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन भी होने चाहिए। तो उन्होंने हमको क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है। लेकिन हम डाल्टन के सिद्धांत के द्वारा ये कह सकते हैं
इसमें 18 कितने होंगे, 18 ही प्रोटॉन भी होंगे। इसका मतलब 18 प्लस 20 बराबर कितने, 38 इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ठीक है, बस उसको कैलकुलेट करके बताया है। आगे जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए क्या कह रहे हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो घूम कैसे रहा होगा, 2 प्रोटॉन अंदर होंगे 2 न्यूट्रॉन अंदर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, यहां चक्कर काट रहे होंगे। भैया इसमें पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में उपस्थित कुल कणों की संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये तो कितनी हो जाएगी, 4 हो गई मिलकर के, तो 4 हो जाएगी इसकी द्रव्यमान संख्या। ये भी देखिए बार बार छोटी छोटी चीजों को इधर से उधर घुमा के पूछ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, बस एक चित्र याद रखिए, न्यूट्रॉन अंदर प्रोटॉन अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर। आगे बढ़े, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, अभी हमने जो चित्र बनाया था, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर चक्कर काट रहे होते हैं, यही हीलियम होता है। हीलियम का नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का नंबर 1, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम का नंबर आता है। तो भैया हीलियम का नंबर 2 है, नंबर 2 है, इसका मतलब प्रोटॉन उसमें 2 होंगे। हीलियम को नॉर्मली 2He4 या फिर इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2He4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या हीलियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो परमाणुओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो हीलियम की बात करें तो वो पूछ रहे नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं होता है, पूछ सकता है, अणु की जगह पे परमाणु शब्द भी दे सकता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, भाई अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन अंदर होगा न्यूट्रॉन अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर चक्कर लगाता रहेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्ट होता है, प्रोटॉन पार्ट होता है, न्यूट्रॉन पार्ट होता है। अब तीनों अगर पार्ट हैं तो चौथा नंबर चाहे जो भी लिखा हो वो क्या होगा, पार्ट नहीं होगा। तो फोटोन असल में क्या होता है, प्रकाश के ऊर्जा बंडलों को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये प्रकाश के कण हैं, ना कि ये कोई नाभिक या अणु या परमाणु के कण हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु। अब देखिए यहां से 3 टर्मिनोलॉजी आएंगी। समस्थानिक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो पीरियडिक टेबल में एक ही जगह पे आते हो, अर्थात जिनमें प्रोटॉन क्या होंगे, समान होंगे, या जो क्रमांक होगा परमाणु क्रमांक वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो परमाणु भार होगा, परमाणु भार संख्या या परमाणु भार कह लीजिए, वो क्या होगा, असमान होगा। तो जिनके भार असमान होते हैं लेकिन जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऐसे परमाणुओं सम स्थानिक कहा जाता है। समभारिक किनको कहा जाएगा भैया, समभारिक, समभारिक उनको कहा जाएगा जिनके भार क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्रमांक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, असमान होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, समभारिक कहा जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक किनको कहा जाएगा, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे कण या ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो, भार जिनके अलग अलग हो, लेकिन जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक किनको कहा जाएगा भाई, जिनमें सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। नहीं भाई, ये परमाणु भार समान हो तो समभारिक की परिभाषा हो जाएगी। कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान हो, फिर तो वही स्वयं पदार्थ हो जाएगा, फिर तो परिभाषा का ही कोई मतलब नहीं बनेगा। परमाणु भार अलग अलग हो परंतु परमाणु क्रमांक समान हो,
जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था यूरेनियम 233 परमाणु भार अलग, यूरेनियम 235 परमाणु भार अलग, यूरेनियम 238 परमाणु भार अलग। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, या समस्थानिक में क्या क्या अलग होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन समान है तो इलेक्ट्रॉन भी तो समान ही होंगे। अब ये कह रहा है परमाणु संख्या में समान, ये क्या होते हैं? सब अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। अलग किस में होते हैं? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान हो, लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। अभी मैंने आपसे कहा था परमाणु क्रमांक उनका अलग अलग हो सकता है, परमाणु भार अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, तो ये तो वैसे ही गड़बड़ हो गए, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा, इधर 7 बचेगा, तो ये तो फिर दोनों में डिफरेंस आ गया, ये भी नहीं होगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 14 में से जब 7 घटाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक तो तरीका ये हो गया कि ये तीनों नहीं है, तो जो भी चौथा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भाई, घटा घटा के देख लीजिए, तो इसमें घटाएंगे 14 में से 6 घटाएंगे 8, 15 में से 7 घटाएंगे 8, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। ये क्या है? ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या का मतलब हो गया भार में से परमाणु क्रमांक घटा देना है आपको, तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। और अगर न्यूट्रॉन समान मिल रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कह देंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी कण या प्रतिकण क्या होता है? न्यूट्रॉन खुद ही होता है। प्रोटॉन की बात करी थी तो प्रोटॉन का एंटी कण क्या होता है? एंटी प्रोटॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। तो सही पूछा है इसमें से कि कौन सा एक सुमेलित है? तो ये सुमेलित है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंटी कण नहीं होते। अगर ये एंटी होते, एक दूसरे के दुश्मन होते, तो नाभिक में एक साथ कैसे रहते? एक दूसरे को ये लड़ झगड़ के खत्म कर डालते। क्योंकि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे को खत्म कर डालते हैं, और ये दोनों खत्म हो जाते हैं और इनकी जगह पे ऊर्जा बचती है, सिर्फ द्रव्यमान खत्म हो चुका होता है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो नहीं होता, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन लिखा होता तो ये पेयर भी सही हो जाता। न्यूट्रिनो अलग कण होता है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन होता है नहीं भाई, फोटोन का फोटोन ही होता है। ऑलरेडी हमें सही आंसर मिल चुका है, इसमें मगजमारी नहीं करेंगे। 3 मूल कणों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके एंटी पार्टिकल के बारे में भी लिख चुके हैं। तो कहीं बुक में जैसे साइड में जगह होती है, वहीं इस चीज को लिख डालिएगा। मैं ऑलरेडी पहले भी आपको लिखा चुका हूं इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैच करने के लिए बात हो रही है। तो देखिए ये कह रहा है शून्य द्रव्यमान किसका होगा, आंशिक आवेश किसका होगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? नेगेटिव आवेश है, कंप्लीट आवेश है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश है, कंप्लीट आवेश है। न्यूट्रॉन पे पूरा का पूरा जीरो आवेश है। लेकिन आंशिक आवेश की बात करेंगे तो एक पार्टिकल और होता है, क्वार्क जिसको कहते हैं, उस पर 1/3 या 2/3 इस तरीके से आवेश होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इस तरीके से आवेश उस पर पाया जाता है। तो फ्रैक्शनल हो गया ना, आवेश का ये जो मान होता है इसको मूल मान कहा जाता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो मूल आवेश का 1/3, 2/3 ये और किसी कण में नहीं पाया जाता, सिर्फ क्वार्क में पाया जाता है। अब इसके बाद आंशिक प्रतिचक्रण की बात करें तो आपको याद होगा, अभी भी जब मैंने आपको बताया था कि एक जब उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इस तरीके से भरे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है हाफ पॉजिटिव,
दूसरे का मान के चलते हैं हाफ नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल या आंशिक हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन हाफ हाफ में घूमता है तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो भी कैसा करेगा, वो भी हाफ हाफ में घूमेगा, क्योंकि सिमिलरिटी तो पाई जाएंगी ना। जो दुश्मन होता है वो दुश्मन इसलिए तो होता है ना कि वो एग्जैक्ट आपका अपोजिट होता है। तो ये भी क्या करेगा, फ्रैक्शनल ही घूमेगा। तो सी आपका मिल जाएगा एक के साथ। शून्य द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है भैया आपका, अब देखिए बी और सी वाले डाटा को मिला करके देख लेते हैं। तो बी मिलेगा 3 के साथ, तो बी मिल रहा है 3 के साथ, ये गया। बी मिल रहा है 3 के साथ, तो ये भी गया। फिर कह रहा है भाई सी मिलेगा 1 के साथ, तो सी मिल रहा है 1 के साथ, यहां सी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बचेगा ए। अब ए से 2 मिल रहा है, ए से 2 को मिला दीजिए। शून्य मास किसमें होता है, न्यूट्रिनो हम पढ़ेंगे आगे चल के, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पढ़ेंगे, लीसा, ई लीसा, लीसा पाथफाइंडर और लीगो इंडिया या लीगो वर्गो इत्यादि के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सभी न्यूट्रिनो को खोजने वाली वेधशालाएं हैं, जिनको कुछ को पृथ्वी के अंदर स्थापित किया गया है और कुछ को क्या किया गया है, अंतरिक्ष में छोड़ने का प्लान है। ठीक है, अब बात करें, हमारे पास एक ऑप्शन बचा, कौन सा, कि भाई पूर्णांक चक्रण किसके लिए होता है, तो वो एक ऑप्शन बचेगा, ये हो जाएगा डी बराबर 4। ठीक, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। शून्य आवेश की बात करें तो देखिए पॉजिट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए इस पर आवेश प्लस ई के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अभी इलेक्ट्रॉन के तो गुण के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि इस पर क्या आवेश होता है, -1 ई के बराबर आवेश होता है। अल्फा कण की बात करें तो ये हीलियम का नाभिक होता है, इसके ऊपर क्या होता है, +2 ई के बराबर आवेश होता है। अल्फा बीटा गामा, जब अभी इस टॉपिक के बाद जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो वहां पर रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, वहां ये कण पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, देखिए जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो मिक्स टाइप से पूछे जाते हैं, हमने अभी अल्फा बीटा गामा कण नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्रश्न बनाएगा तो वो मिक्स रूप से बनाएगा। तो इस तरीके से इन सब में अगर आवेश है, इसका मतलब अब हमारे पास जो भी ऑप्शन बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो न्यूट्रिनो जो कण होता है उसमें आपने एक तो ये बात देखी कि न्यूट्रिनो में कोई मास नहीं होता है, और इस क्वेश्चन में आपने एक बात नई सीखी कि न्यूट्रिनो में कोई आवेश भी नहीं होता है। तो आवेशहीन द्रव्यमानहीन कण होता है न्यूट्रिनो, जैसे फोटोन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आपको याद होगा हमने क्या कहा था, ऑफ बाउ के सिद्धांत के आधार पर ही तो ये चल रहा था ना, 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से भरते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन भी उसी क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। इसे ऑफ बाउ का सिद्धांत कहा जाता है। हाइजेनबर्ग साहब का अनिश्चितता का एक सिद्धांत है। इन्होंने ये कहा था कि किसी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो या तो आप उसका क्या पता कर सकते हैं, या तो आप उसका वेग निकाल सकते हैं एग्जैक्ट। अगर आपने वेग सही सही बता दिया तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। मतलब कि दो राशियां अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ज्ञात करनी है तो आप एक साथ दोनों को ज्ञात नहीं कर सकते। एक को सही ज्ञात करेंगे तो दूसरी गलत, दूसरी को ज्ञात करेंगे तो पहली में गलती हो जाएगी। इसी को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। हुंड के नियम का आपने देखा था, हुंड के नियम का देख लिया था कि भैया पहले एक एक भरा जाएगा, उसके बाद अगर और भी बचेंगे तो दूसरा भरा जाएगा। ठीक, पाउली का जो अपवर्जन का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो मस्ट भी कैसे होने चाहिए एक। हुंड ने ये नहीं बताया कि उनका चक्रण का क्रम क्या होगा, ये तो हमने बनाया, लेकिन पाउली ने ये निश्चित किया कि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर एक सीधा घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ में रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, उल्टा घूमेगा। इसी को क्या कहा जाता है, पॉली का अपवर्जन नियम या अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निरूपित करती है। हमने एक बात कही थी कि भाई कक्षाओं के बारे में
जो हमारी बात करेगी वो कक्षीय क्वांटम संख्या या मूल क्वांटम संख्या बात करेगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है, किसी चीज के अभिविन्यास को बताती है। ठीक है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, ऑलरेडी बात करी थी। चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण के बारे में बताएगी, आकृति के बारे में, आमाप के बारे में बताएगी हमारी मूल क्वांटम संख्या। फिर होगी दिगंशी क्वांटम संख्या जो आमाप के बारे में बताती है। इस तरीके से 4 क्वांटम संख्याएं ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m से इसको डिनोट कर रहे हैं का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिन्यास से है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्ष के आकार और ऊर्जा को या कक्षा के नंबर को, और दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षा की त्रिविमीय आकृति को, और चक्रण क्वांटम संख्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ठीक है, अब जो आज की परिचर्चा है इसको यहां विराम देंगे। अगले जब भी हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें हम आपसे फिर जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात जब हम समाप्त करें उससे पहले हम फिर से बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित इस प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की पुस्तक के बारे में। अगर आप इस साल टेस्ट देना चाहते हैं, आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का कोई टेस्ट दे रहे हैं और आप अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो इस तरह की एक एमसीक्यू बेस्ड बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसकी आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, एमसीक्यू को कर सकें। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतनी ही ज्यादा सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनेगी। देखिए, पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन पीटी निकालने का एक अलग तरीका होता है, या उसकी एक अलग स्टाइल होती है, उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है। हर एक इंसान की वो हो सकता है स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत अलग इधर उधर हो, लेकिन उसमें एक बात कॉमन होती है, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके दिमाग में ट्रिक आएगी कि इस क्वेश्चन को सीधे सीधे, जैसे हमने आपको देखा होगा, हम जब आप क्वेश्चन करते हैं मिल करके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें एक ही चीज देखते हैं कि भाई कई बार तो हम सीधे सीधे टिक लगा देते हैं कि इसका आंसर ये होगा। कई बार आंसर नहीं पता होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि इसकी ये वजह है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसकी ये वजह है, ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी ये वजह है। अब भैया जो भी चौथा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है, इसको इलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। ये तभी आपके समझ में आएगा जब धीरे धीरे आप खुद से एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये सीरीज यहाँ पे चल ही रही है, हम लोग मिलकर के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने फिजिक्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, बुक ले लेंगे तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो जैसे अभी एक्स्ट्रा हमने बहुत सारे फिगर बनाए, बहुत सारा डाटा भी ऐड ऑन किया है, जैसे भी हुंड का नियम और ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा, तो ये डाटा क्या है, आप क्वेश्चन के साथ में ऐड करते चले जाएंगे। अब बिना रिवीजन के काम तो आपका वीडियो देख करके भी हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन उसमें ये है कि भैया रिवीजन करने के लिए फिर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा। एक बार तो रिवीजन कम से कम करेंगे कि नहीं करेंगे। बुक आपके पास रहेगी, आपने अंडरलाइन कर रखा होगा, हाईलाइट कर रखा होगा, तो आपको उससे बड़ा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास संबंधी वीडियो लेक्चर भी इसी चैनल पर आईएएस विद अरिहंत पर ही पा सकते हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इन संबंधित विषयों की पुस्तकों को भी ले लीजिए और इनके जो एमसीक्यू हैं उनको भी कर डालिए। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, ये टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आप एमसीक्यू पे फोकस करिए और बाकी का टाइम आप लगाइए जहां जहां आपके एमसीक्यू गड़बड़ हो रहे हैं उनको रिवाइज करने में। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को हम यहाँ पे विराम देंगे। आपसे अगली क्लास में मिलेंगे रेडियो एक्टिविटी के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।